व्यूअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से उत्तर प्रदेश लेखपाल करंट अफेयर्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला अपडेट है कि अमरावती में भारत की पहली ओपन एक्सेस अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया। तो 14 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत की पहली ओपन एक्सेस अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया है। यह भारत की पहली ओपन एक्सेस लैब है जिसका उद्देश्य क्वांटम हार्डवेयर के परीक्षण, मानकीकरण और प्रमाणन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट देखते हैं कि तेलंगाना सरकार ने कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित किया है। तो अप्रैल 2026 में तेलंगाना सरकार ने कैंसर को राज्य अधिसूचित रोग घोषित किया। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य के गैर संचारी रोगों के बढ़ते रोगों की निगरानी को मजबूत करना और डेटा एकत्र करना है। राज्य के सभी निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, क्लिनिकों और नैदानिक प्रयोगशालाओं के लिए कैंसर के प्रत्येक निदान किए गए मामलों की रिपोर्ट करना अब कानूनी रूप से अनिवार्य है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को निदान के 1 महीने के भीतर मामले की जानकारी सरकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। नेक्स्ट है कि अमरावती आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित हुई। तो अप्रैल 2026 में विधि एवं न्याय मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2026 पारित किया। इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित किया गया। और नेक्स्ट है कि दिव्या सिंह साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की 28 वर्षीय दिव्या सिंह 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इनका नाम दिव्या सिंह है। नेक्स्ट है कि निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और बाधा मुक्त बनाना है। और यह एक एआई आधारित उन्नत सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जिसे राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और निवेश प्रक्रियाओं को और अधिक सरल व पारदर्शी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है कि गुजरात सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता वाली गुजरात विधानसभा ने गुजरात समान नागरिक संहिता 2026 शीर्षक से समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है और उत्तराखंड जो है इस विधेयक को यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य है। दूसरा राज्य गुजरात बना है। और इस विधेयक की मुख्य बातें हैं कि समान कानूनी ढांचा या कानून शादी, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए सभी धर्मों के नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। और इस विधेयक में लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण और उनके समाप्त होने पर एक औपचारिक तंत्र का भी प्रावधान है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया है। इसकी घोषणा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए की है। और नेक्स्ट है कि कलिंजर किले के पहाड़ी क्षेत्र राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किए गए हैं। और ये कलिंजर किले की पहाड़ी जो है ये उत्तर प्रदेश के बादा जिले में है। इसको राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ वायु परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश को ऋण विश्व बैंक के द्वारा 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है। यह 10 वर्ष की अवधि वाला यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम परिवहन, उद्योग और कृषि में स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा देगा। इससे लगभग 3.9 मिलियन परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के साधन और 200 नए निगरानी केंद्र मिलेंगे। अगला है कि गौधाम योजना का शुभारंभ किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने गौधाम योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य भर में 1460 पशुओं के लिए आश्रय केंद्र स्थापित करवाए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य आवारा और परित्यक्त पशुओं की सुरक्षा और उचित प्रबंधन करना तथा सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। और अगला है कि राहगीर सड़क दुर्घटना सहायता योजना से संबंधित है। ये दिल्ली में इस योजना को लागू किया गया है। इसकी घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है। इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करना और उनकी कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगला है कि लखनऊ में आईबीएम के एआई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया। तो 22 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के एआई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया। इसका उद्देश्य एआई का उपयोग करके शासन व्यवस्था में बदलाव लाना है। यह केंद्र लखनऊ को भारत की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अगला है कि सोनपुर में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है और ये सोनपुर बिहार के सारण जिले में है। इसका उद्देश्य वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, आर्थिक और औद्योगिक विकास तथा पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य पूर्वांचल क्षेत्र में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और ये निर्माण करेगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। अगला है कि दिल्ली सरकार द्वारा भू आधार प्रणाली की घोषणा की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि के प्रत्येक टुकड़े को एक अद्वितीय 14 अंकों की पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है कि केरल ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है। तो फरवरी 2026 में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में केरल राज्य मंत्रिमंडल ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य राज्य को ग्राफीन के अनुसंधान, विकास और उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। और जो ग्राफीन है वो कार्बन आधारित एक चमत्कारी पत्थर है जिसका उन्नत उद्योगों में उपयोग होता है। अगला है कि दिल्ली सरकार द्वारा लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई है और यह तो फरवरी 2026 में दिल्ली ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लड़कियों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों की लड़कियों को लक्षित सहायता प्रदान करके यह सुनिश्चित करना है कि कोई लड़की वित्तीय बाधाओं के कारण स्कूल न छोड़े। यह योजना मौजूदा लाडली योजना वर्ष 2008 का स्थान लेगी और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 56,000 रुपए तक की किस्तों में जमा राशि प्राप्त होगी। अगला है कि फरवरी 2026 में गोवा सरकार ने वालपोई जो गोवा में है 9वें गोवा पक्षी महोत्सव के दौरान एक पक्षी एटलस प्रकाशित किया। इसके साथ ही गोवा राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला केरल के बाद भारत का दूसरा राज्य बन गया है। और अगला है कि अलवर 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना। यह उपलब्धि जमीनी स्तर पर सुरक्षित भारत, बीमित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह योजना भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA की एक पहल है। अगला है कि 26 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाएगा। तो मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। इस घोषित वर्ष का उद्देश्य मध्य प्रदेश में किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देना और कृषि उत्पादकता एवं स्थिरता को मजबूत करना है। समृद्ध किसान समृद्ध राज्य की थीम के तहत यह पहल कृषि गतिविधियों में प्रौद्योगिकी अपनाने, आय बढ़ाने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देती है। अगला है कि गुजरात में भारत के पहले एकीकृत निजी क्षेत्र उपग्रह संयंत्र की नींव रखी गई है। जनवरी 2026 में गुजरात के सानंद स्थित खोराज औद्योगिक क्षेत्र में पालम नारो नामक भारत के पहले एकीकृत निजी क्षेत्र उपग्रह संयंत्र की नींव रखी गई। उसका नाम है पालम नारो। गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन भाई मोड़वाडिया ने इसकी नींव रखी है। इसका उद्देश्य एक ही छत के नीचे उपग्रहों, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड और अन्य तकनीकी अंतरिक्ष घटकों का स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकास और निर्माण करना है। अगला है कि लखनऊ ने नगर पालिका कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण हासिल किया है। तो जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने नगर पालिका कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण हासिल करने वाला राज्य का पहला शहर बन गया है। इसकी घोषणा लखनऊ ने सीवरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में तीसरी ताजा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के उद्घाटन के दौरान की। इस परियोजना के शुभारंभ के बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनकर उभरा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण का शुभारंभ किया गया और यह सर्वेक्षण प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत नदी और मुहाना क्षेत्र में किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण वर्ष 2021 से 23 में शुरू किया गया था। अगला है कि भारत के पहले संप्रभु AI पार्क के लिए साझेदारी की गई है। तो 13 जनवरी 2026 को तमिलनाडु सरकार ने सर्वम AI के साथ चेन्नई में भारत का पहला पूर्ण स्टैक संप्रभु AI पार्क स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। इस परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश किया जाएगा और इससे 1,000 से अधिक उच्च कुशल डीप टेक नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। संप्रभु AI पार्क को एक समर्पित AI जिले के रूप में विकसित किया जाएगा जिसमें उच्च प्रदर्शन AI कंप्यूटिंग अवसंरचना शामिल होगी। नेक्स्ट है कि आगरा में डिजिटल पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। तो दिसंबर 2025 में सरकार ने आगरा में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शैक्षिक अंतर को कम करना
कंप्यूटर, ई पुस्तकें, वीडियो व्याख्यान, क्विज और प्रतियोगी परीक्षा सामग्री तक पहुंच प्रदान करना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पुस्तकालय पर लगभग 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए कुल बजट 4.16 करोड़ आवंटित किया गया है। तो हर पुस्तकालय के लिए 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि वाराणसी से पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो ये वाराणसी से, तो इसका शुभारंभ वाराणसी में नमो घाट पर जहाज रानी बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गंगा नदी, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये गंगा नदी पे प्रयागराज से लेके हल्दिया तक जाती है, उस पर किया गया। यह पहल भारत की दीर्घकालिक योजनाओं मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 का समर्थन करती है। इससे स्वच्छ अंतर्देशीय जल परिवहन, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की आवासीय रूफटॉप और सौर क्षमता 1 गीगावाट पार कर गई है। तो नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने आवासीय रूफटॉप सौर क्षमता में 1 गीगावाट यानी 1000 मेगावाट से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को मुफ्त बिजली, कम बिल और अतिरिक्त आय प्रदान करना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 2.90 लाख से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने 1003.64 मेगावाट आवासीय रूफटॉप सौर क्षमता हासिल कर ली है। सबसे ज्यादा जो है वो गुजरात 1.82 गीगावाट है और महाराष्ट्र का 1.32 गीगावाट। इसके बाद 1 गीगावाट को पार करने वाला उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य बन गया है। अगला है कि ऑपरेशन शिकंजा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने ऑपरेशन शिकंजा की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लंबे समय से फरार आर्थिक अपराधियों को पकड़ना, सार्वजनिक धन की वसूली करना और श्वेतपोश अपराधों के विरुद्ध कानून का सुदृढ़ क्रियान्वयन करना है। नेक्स्ट है कि मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के बिगुल को जीआई टैग मिला है। तो नवंबर 2025 में यूपी को 2 प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के बिगुल को मिला है। जीआई टैग यह प्रमाणित करता है कि कोई उत्पाद किसी विशिष्ट क्षेत्र से उत्पन्न होता है और उस स्थान से जुड़े विशिष्ट गुणों को धारण करता है। भारत में जीआई टैग अधिनियम 1999 में आया और 2003 से यह प्रभावी हुआ। यह टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है और इसे हर 10 वर्ष में नवीनीकृत किया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 79 जीआई टैग के साथ भारत में अग्रणी है, तो दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है जहाँ पे 69 जीआई टैग है। नेक्स्ट है कि केरल अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो 1 नवंबर 2025 को केरल स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने घोषणा की कि केरल अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। और अगला है कि काशी में मिला दुर्लभ एक मुखी शिवलिंग। तो अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चौबेपुर गांव में दुर्लभ एक मुखी शिवलिंग मिला है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीन विज्ञानी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे की टीम ने इसे खोजा है। यह शिवलिंग बलुआ पत्थर से बना दुर्लभ एक मुखी शिवलिंग अत्यंत सुंदर एवं कलात्मक है। शिवलिंग के मुख पर भगवान शिव की शांत मुद्रा, जटा मुकुट, गोल कुंडल, गले की माला और सूक्ष्म नक्काशी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पुरातत्वविदों ने इसे 9वीं से 10वीं ईस्वी के गुर्जर प्रतिहार काल का होना बताया है। नेक्स्ट है कि 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ किया गया। तो 11 से 14 अक्टूबर 2025 के बीच उत्तर प्रदेश की कालीन नगरी, जिसे मतलब जो भदोही को कालीन नगरी बोला जाता है, में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जो इस मेले का चौथा संस्करण था। इस मेले में लगभग 88 देशों से 300 से 400 विदेशी खरीदार पहुंचे थे। नेक्स्ट है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। तो अक्टूबर 2025 में छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है और जिले की सभी 436 ग्राम पंचायतों और 9 शहरी निकायों में बाल विवाह के शून्य मामले दर्ज किए गए। और यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के 27 अगस्त 2024 को शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का यह हिस्सा है। और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य पूरे भारत में बाल विवाह को समाप्त करना है। तो ये बालोद जिला छत्तीसगढ़ का, इसको बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। अगला है कि यूपी में एमएसएमई सेवा पर्व 2025 मनाया गया। तो 28 से 30 सितंबर 2025 तक वाराणसी उत्तर प्रदेश के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर में एमएसएमई सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास मनाया गया। इसका उद्देश्य समुदायों, संस्थाओं और व्यक्तियों को सेवा, सांस्कृतिक गौरव और भारत की विरासत के बारे में
जागरूकता बढ़ाने के सामूहिक आंदोलन में एक साथ लाना है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने की।